आ जाओ भाई, अपना नया चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अपने पास आता है श्वसन तंत्र। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि श्वसन क्यों ज़रूरी है या क्यों आवश्यक है। श्वसन क्यों आवश्यक है, पहला क्वेश्चन ही लिखना है क्वेश्चन के रूप में आपने भी, कि श्वसन क्यों आवश्यक है, यानी श्वसन क्यों ज़रूरी है, यानी श्वसन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये बात आती है। तो देखो क्या है कि कुछ जीव होते हैं, यानी अधिकतर जीव अपने पाचित भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए, अधिकतर जीव अपने पाचित भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कुछ प्रकार की गैसों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है, और इन गैसों में जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली गैस जो है वह है ऑक्सीजन। ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली गैस जो है वो है ऑक्सीजन। अब सीधी भाषा में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सम ऑर्गेनिजम्स या ऑलमोस्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या करना पड़ता है, डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सम टाइप ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो गैसेस कहाँ से गेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो करते हैं क्या, रेस्पिरेशन से। थ्रू रेस्पिरेशन गैसेस को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। और उन गैसेस में जो मेनली यूज़ होने वाली गैस जो है वो है ऑक्सीजन। ये है डेफिनेशन, सीधी और साफ सी एक ही डेफिनेशन है इसकी, रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब देखो अगर रेस्पिरेशन में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब इसके अंदर रेस्पिरेशन क्वोशिएंट भी होता है, श्वसन भागफल भी होता है। वो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देना, अगर आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं थोड़ी सी जगह छेड़ देना 3-4 लाइन की, उसके बाद में क्या बाद में देखना उस चीज़ को, वहाँ लिखा नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। मेनली उससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइप की रिएक्शन यानी 3 प्रकार की क्रियाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उनमें नंबर 1 है कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी अपचय क्रिया। कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी अपचय क्रिया। तो ये रिएक्शन है क्या, ये क्रिया है क्या, इसकी डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है हमें। तो मैं इसको स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं। इट इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। इट इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। यह एक विनाशात्मक प्रकार की क्रिया है, विनाशात्मक क्रिया प्रकार की, यानी तोड़ फोड़ का, विनाश होना यानी टूटना फूटना, किसी चीज का नष्ट करने वाली बात हो रही है यहां पर। तो ये क्या एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन है। नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर, इसमें ड्राई वेट लूज होता है, यानी शुष्क वजन कम होता है, इसमें कम हो जाता है। अब ये शुष्क वजन क्या है अभी बताने वाला हूं। 3rd, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये है अपने पास। अब इसको समझो स्टेप, तीनों स्टेप को। कैटाबॉलिक रिएक्शन, पहले मैं एक डेफिनेशन के आधार पे बताऊं तो कैटाबॉलिक रिएक्शन एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन है। इसके दौरान ड्राई वेट लूज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो अब ये क्या है, ऐसा बोला क्यों गया, इसके बारे में इतना क्यों बोला गया है। तो देखिए, जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, यह एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसे जी, प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, जो हमने पहले खाना खाया था, उस खाने को डाइजेशन सिस्टम में खाना खाया, उसको हमने पचा करके उसको ऑब्जर्व किया, यानी उसको अवशोषित किया। अवशोषण करने के बाद में हमने चैप्टर पढ़ा, ये डाइजेशन के बाद में हमने चैप्टर पढ़ा कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें खाने को क्या है, जो ब्लड के थ्रू हमने क्या कर दिया, जो ग्लूकोज फैटी एसिड वगैरह इन सबको क्या कर दिया, अमीनो एसिड वगैरह को सेल तक पहुंचा दिया, एक एक सेल तक पहुंचा दिया, एक एक कोशिका तक उनको पहुंचा दिया।
अब वो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव पड़ा है, ग्लूकोज है जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव पड़ा है। कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा हुआ पड़ा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे कैसे, तो एक्चुअल में क्या है, ग्लूकोज देखा जाए तो ये क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, जब क्या हमने सांस ली, जैसे डिफरेंट टाइप के जो एनिमल, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स जीव है वो डिफरेंट ऑर्गन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। पर तो मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, जैसे हमने सांस ली, सांस ले ली हमने, तो इसके अंदर क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जा चुके हैं। अब जैसे ग्लूकोज के साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिक्स हुए तो हुआ क्या, यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के किस में टूट जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और 36 ATP। ATP होता है ऊर्जा की यूनिट होती है, ये क्या एनर्जी की यूनिट होती है, ATP ये समझ लो हमारे पास, यानी ये ऊर्जा है। 36 यूनिट क्या है हमारे पास, ऊर्जा मान लो एक टाइम के लिए। तो था क्या, ग्लूकोज पड़ा था, हमने सांस ली, ऑक्सीजन गई, अब ग्लूकोज टूट गया। तोड़ना फोड़ना क्या है, डिस्ट्रक्शन, विनाश करना ही तो होता है। ग्लूकोज टूट गया किस में, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, 6 मॉलिक्यूल जल में और 36 ATP में। तो ये बताओ ये डिस्ट्रक्टिव टाइप हुई या नहीं हुई, तोड़ फोड़ हुई या नहीं हुई, इसमें कुछ बना, निर्माण हुआ या कुछ टूटा है। कहने के लिए एक चीज बोले तो हमारे पास निर्माण हुआ, पर तो उसको नहीं लेना, हमें पर्पस से लेना है। इसमें क्या है, तोड़ फोड़ का काम हुआ। कैसे, सब चीजें जुड़ी नहीं है, एक चीज क्या है, दो चीजें यहां पर मिलकर के क्या अलग अलग भागों में तोड़ दिया। यानी ग्लूकोज था मेन मुद्दा हमारे पास, मेन चीज क्या थी, पहले से हमारे पास जमा हुआ ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज को तोड़ दिया ऑक्सीजन ने साथ में आकर के, तो ये विनाश हुआ है, किसी चीज का टूटना हुआ है। तो ये क्या डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है। नंबर 1 बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं नंबर 3 करूंगा, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब क्या ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिले तो हमें मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 यूनिट क्या मिली, या ATP बोल रहा हूं मैं, यूनिट इसलिए बोल रहा हूं तभी, क्योंकि अभी तक आपको ATP के बारे में मैंने बताया नहीं, पता तो होगा परंतु मैंने तो नहीं बताया, तो मैंने नहीं बताया तो मेरे लिए आपको नहीं पता है। ठीक है, इस चीज का तो ये 36 जो ATP है एनर्जी रिलीज हुई। तो ये कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है जी, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बिल्कुल। तो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, रिलीज हुई है, बिल्कुल सही है, यस या नो है ना। तीसरी बात आती है ड्राई वेट लूज हुआ है। जी हाँ, ड्राई वेट लूज होगा। कैसे, पहले जो ग्लूकोज था अब वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के बाहर आ चुका है और जल बनकर के बॉडी के अंदर क्या कहीं पर जमा हो रखा है, तो कुछ बाहर भी आ गया है। क्यों, क्योंकि जिस दौरान रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस दौरान भी तो जल बाहर निकलता है कुछ। तो ये हमारे पास है ड्राई वेट लूज हुआ। अब चलो ये बात कुछ लोगों को ड्राई वेट वाली बात समझ नहीं है सर, और तो चलो ठीक है, आपने रिएक्शन को देख के बता दिया तो ठीक है, काम करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, आज हम लोग मान लो कल रात हम लोग किसी शादी में गए थे, तो शादी में जाने से पहले सज धज करके जाते हैं। ठीक है, हमने वेट देखा, मान लो मैंने अपना वेट देखा 70 kg और मैंने कोट पैंट सूट वगैरह डाल लिया। ठीक है, शादी में गए, वहाँ बना था मेरा फेवरेट पनीर और नान, धर के पहला जितना खा सकते हैं उतना। 4-5 घंटे शादी में रहे, उनमें से 4.5-5 घंटे शादी में रहे, उसमें से 4.5 घंटे लगभग खाने में रहे, बाकी आधा घंटा क्या कर दिया, इधर उधर थोड़ा बहुत हिलने डुलने में बिताया। तो अब मैंने वहाँ से 4-5 किलो खा लिया। घर पे आकर के जब मैंने चेक किया तो मेरा वेट था 74 kg। गया था तब कितना था 70, आया तब कितना था 74 kg। वेट क्या है, बढ़ चुका है। रात को क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर जैसे हल्की फुल्की मैं रेस वगैरह लगाऊंगा, एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, तो ग्लूकोज टूट करके मेरा वेट क्या वो वापस 70 kg आ जाएगा। या क्या है, जब सुबह उठूंगा फ्रेश होकर के आऊँगा, डाइजेस्ट होकर के वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो मेरा वेट क्या है, जितना वेट एक्स्ट्रा था वो वेट अपने आप घट गया, मेरा वेट वही 70-71 kg के आसपास आ गया। तो हुआ क्या, जो शॉर्ट टाइम के लिए जो वेट इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं ड्राई वेट। यानी शॉर्ट टाइम के लिए जो क्या होता है ग्लूकोज, शॉर्ट टाइम के जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसे क्या बोला जाएगा, ड्राई वेट। और जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा वेट लूज हो जाता है, तो वो क्या है, ड्राई वेट ही लूज हुआ है, एकदम से वेट लूज नहीं किया। अब देखो हुआ क्या, लड़के होंगे यहाँ पे, लड़कियाँ भी है क्या, जिम जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम उस पर क्या है मशीन पे चेक करते हैं, अपने आप को देखा कि 72 kg और लड़कियों को देखा तो 64 kg। ठीक है, एक्सरसाइज की दबा करके एक्सरसाइज की हमने वहाँ पर। तो एक्सरसाइज में लगती क्या है, ऊर्जा लगती है। ऊर्जा आएगी कहाँ, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल करके टूटेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, हम भी तो तेज एक्सरसाइज करते सांस जोर जोर से लेंगे,
हम जोर जोर से लेंगे तो यानी क्या, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। और फिर हम आते वक्त हमने देखा तो वेट देखा कि यार आज तो मैंने 1.5 किलो वेट तोड़ दिया, आज मैंने 1.5 किलो वेट कम कर दिया, 3 किलो वेट कम कर दिया। जो वेट कम किया है वो ड्राई वेट है। जो आपका रियल वेट जो कम होना है वो धीरे 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 1 या 2 ग्राम हुआ होगा, या 5 ग्राम 10 ग्राम हुआ होगा, वो धीरे धीरे होगा 2-4 महीने के अंदर जा करके। तो ड्राई वेट इससे बोलते हैं। तो बात क्लियर होगी, डेफिनेशन क्लियर है सबको। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, अपचय क्रिया क्या है, डिस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन है, ड्राई वेट लूज होता है और क्या, एनर्जी रिलीज होती है। और इसके बाद में आप ये तीनों चीजों को ऊपर वाली को लिख करके पॉइंट टू पॉइंट लिखें या एक पैराग्राफ में लिखें, वो आपकी मर्जी है, समझाना था मेरा काम। उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख लें और यही रिएक्शन हमारे पास क्या, रेस्पिरेशन है। अब ये देखा जाए कैटाबॉलिक रिएक्शन, अब यही मैं रेस्पिरेशन या हमारे पास श्वसन के अंदर डेफिनेशन लिखवाता हूं। तो श्वसन का जब डेफिनेशन लिखवाते हैं या आपको पीपीटी जो मिलेगी तो उसके नीचे भी आपको क्या होगा, श्वसन क्या है, वहां पर उसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला वो मिलेगी। और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, वहां पर यही रिएक्शन मिलेगी। तो ये रिएक्शन मिली कैसे, ये रेस्पिरेशन ही है। तो अगर ये पूछा जाए कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका रेस्पिरेशन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका रेस्पिरेशन यानी श्वसन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, श्वसन है। और यही इसका द बेस्ट एग्जाम्पल जो है माना जाता है। तो एक अपचय क्रिया का एग्जाम्पल क्या है, श्वसन है। तो कई बार क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जाता है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो आप ध्यान रखिए, श्वसन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसी है, एक अपचय क्रिया कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लें और एग्जांपल जरूर लिखना कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन है। ये इक्वेशन जरूर लिखना। ठीक है, करो इसको। चलिए अब हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, एनाबॉलिक रिएक्शन। यानी वो उपचय क्रिया थी, यह उपचय क्रिया है। वो अपचय क्रिया थी, सॉरी, वो कौन सी थी, अपचय क्रिया थी। और इसे बोलते हैं उपचय क्रिया। नाम का ध्यान रखिए हिंदी वाले, वो अपचय क्रिया थी, ये कैसी है, उपचय क्रिया है। ठीक है, यह किस, अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, यह कंस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन है। यानी संरचनात्मक प्रकार की क्रिया। किस प्रकार की, संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। और वो कैसी थी, विनाशात्मक प्रकार की क्रिया थी। ये कैसी है, संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। दूसरा नंबर इसमें पॉइंट, ड्राई वेट इंक्रीज होता है, यानी शुष्क वजन बढ़ता है। शुष्क वजन बढ़ता है या इंक्रीज होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एनर्जी स्टोर होती है, ऊर्जा एकत्रित या संश्लेषित होती है। ऊर्जा संश्लेषित होती है। तो ये क्या हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कैसी, एक उपचय क्रिया है। इसमें ये किस प्रकार की क्रिया है, संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें ड्राई वेट इंक्रीज होता है, शुष्क वजन बढ़ता है, और क्या होता है, एनर्जी जो है हमारे पास स्टोर होती है। ये जस्ट कैटाबॉलिक की उल्टी है। ये जस्ट क्या, कैटाबॉलिक के उल्टी रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। कैसे, प्रकाश संश्लेषण हमारे पास, अगर फोटोसिंथेसिस अगर आपको पता है हल्का फुल्का, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको। प्रकाश संश्लेषण है क्या, एक्चुअल में क्या होता है, जल
कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, दोनों प्रकाश लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। किसके लिए, पौधों के लिए। पौधों के लिए भोजन बनाना, यानी कहने का मतलब ग्लूकोज के रूप में क्या करना है, वहां पर बनाने की बात हो रही है। तो उस दौरान होगा क्या, उस दौरान क्या होता है, इसमें क्या संरचना हुई है, ये चीजें मिलकर के क्या किसी इसकी संरचना हुई है। हुआ क्या इसके अंदर ऐसा हुआ कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के, दोनों ने मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर दिया और कुछ मात्रा में जल का निर्माण कर दिया और ऊर्जा को संचित कर लिया। यानी ग्लूकोज के रूप में रहना, ऊर्जा संचित होना है। ग्लूकोज क्या है, हमारे पास एक ऊर्जा है, अगर उसको तोड़ देंगे तो ऊर्जा रिलीज हो जाएगी, अगर उसको बांध के रख लेंगे तो ऊर्जा स्टोर रह जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, और ड्राई वेट इंक्रीज हो जाएगा, शुष्क वजन क्या है, बढ़ जाता है और एनर्जी स्टोर होती है। तो ये तीनों चीजें आती है फोटोसिंथेसिस। और देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है अब्जॉर्प्शन। जिस दौरान डाइजेशन सिस्टम में हमने अब्जॉर्प्शन की बात की थी, अवशोषण की बात की थी, तो उस दौरान भी हमारे पास क्या है, किस प्रकार की रिएक्शन हुई थी, एनाबॉलिक रिएक्शन हुई थी। यानी खाना खा करके जो भी हमारे पास लास्ट में जब उसे अब्जॉर्ब क्या है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर करने की, अवशोषण करने की बात आती है, उसे क्या अवशोषित किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो भी क्या सिंथेसाइज किया जा रहा है, उसका भी क्या संश्लेषण किया जा रहा है। तो ये है क्या, ये भी हमारे पास एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। परंतु ध्यान रखें, अगर आप डाइजेशन सिस्टम को एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं तो गलत है। डाइजेशन सिस्टम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैसी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम तीसरी रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिए। तीसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, मेटाबॉलिक रिएक्शन। यह रिएक्शन क्या है, जब क्या होती है, एक ही समय में यानी सेम टाइम में कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक बोथ रिएक्शंस जब क्या होती है, एक ही समय में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक बोथ रिएक्शंस जो है वर्किंग में हो, या दोनों रिएक्शन चल रही हो, दोनों रिएक्शन कार्य कर रही हो, तो उसे बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी तोड़ने फोड़ने का काम और संरचना होने का काम, किसी चीज की संरचना करने का काम अगर एक साथ चल रहा है तो उसे बोला जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसे बोला जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो ह्यूमन डाइजेशन है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ह्यूमन का जो डाइजेशन है, यानी मानव का जो पाचन है, जो पाचन की क्रिया चलती रहती है, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। चयापचय भी बोलते हैं इसे, चयापचय भी बोलते हैं हिंदी में, चयापचय भी सुनोगे ना, चयापचय, चयापचय क्रिया, ठीक है, उपापचय क्रिया, दोनों एक ही के नाम है मेटाबॉलिक रिएक्शन के। मेटाबॉलिज्म लिखा होगा तो वो भी यही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, एक ही समय के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों चलती रहती है साथ साथ में, तो उसे क्या बोला जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जो ह्यूमन डाइजेशन है, यानी मानव का जो पाचन है, या पाचन डाइजेशन सिस्टम या पाचन रिएक्शन जो है, डाइजेशन रिएक्शन है, ये किस प्रकार की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। कैसे जी, ऐसा क्यों? अब देखो क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, खाने को खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाने को खा रहे हैं, और हमने इतना पढ़ा है डाइजेशन के अंदर कि अंदर जा रहा है, खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन को तोड़ दे रहा है। सबसे पहले माउथ के अंदर हमारे पास टाइलिन क्या कर दे रहा है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दे रहा है माल्टोज में, और कुछ का ग्लूकोज के रूप में क्या डाइजेस्ट कर दे रहा है। तो हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं, और उसका चीज का तोड़ फोड़ हो रही है नहीं हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है। अब क्या है, उस दौरान ऊर्जा भी कंज्यूम हो रही है व्यक्ति की। देखो बिना डाइजेशन, ये थोड़ी है कि बिना कुछ काम किए ही खाना पच जाएगा भाई, ये मशीनरी है। जब भी कोई मशीन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। भले ही अब देखो कोई चीज़ है, जैसे मान लो धरती में से तेल निकालने वाली मशीन लगा रखी है, हम धरती में से तेल निकालने वाली मशीन लगा रखी है, मान लो कोई बड़ी सी,
तो वो निकाल क्या रही है, तेल निकाल रही है। तो क्या वो यूज क्या कर रही है, खुद भी तो तेल खा रही है, भले ही निकाल रही है उससे बहुत कम खा रही हो, परंतु दोनों काम तो हो रहे हैं ना। वो क्या ऑयल को कंज्यूम भी कर रही हो, धरती में से ऑयल को बाहर निकाल के भी दे रही है। कंज्यूम वो और तरीके से कर रही है, हम ऊपर से उसको फिल कर रहे हैं या टैंक वगैरह में डाल रहे हैं तब, और उसका काम है जो फंक्शनिंग है, उसकी वर्किंग है, वो नीचे से निकाल रही है। तो इसी प्रकार से है क्या, जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए, इस खाने को पचाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऊर्जा आएगी कहां से, ऊर्जा आएगी हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी, श्वसन चल रहा है साथ के साथ। क्या हम सांस रोक करके खाना खा सकते हैं कि चले एक काम करते हैं, आधा घंटा श्वसन रोक लेते हैं और बाद में पहले खाना खा लेते हैं, आधा घंटा श्वसन रोक लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हमें घुटन होना महसूस हो जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स वगैरह को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी और व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में मूर्छित हो जाएगा, और अगर बहुत समय तक उसे ऑक्सीजन ना मिली तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो वो खाना खा रहा है, खाना खाते वक्त एंजाइम से, ठीक है, इन सब से मिलकर के क्या खाने को तोड़ रहा है। जैसे हमने बात की थी कि टाइलिन वगैरह जो एंजाइम है, इनके द्वारा गैस्ट्रिक हमने जूस के अंदर पढ़े थे, पेप्सिन वगैरह एंजाइम, इन सब से क्या हो रहा है, खाना टूट रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है खाना टूट करके। तो ये हमारे पास कैसी रिएक्शन हो रही है ऑन द स्पॉट, ये हो रही है डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। खाना टूट फूट करके पाचित होकर के ग्लूकोज के रूप में स्टोर भी हो रहा है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर भी हो रहा है। तो वो स्टोर जो संश्लेषण हो रहा है ना, अब्जॉर्प्शन के बाद जो संश्लेषित हो रहा है खाना, वो किस प्रकार की रिएक्शन है, वो हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन है। खाते जाओ काम मत करो, मोटे हो जाओगे, यानी ऊर्जा जमा होती जा रही है, वहां पर फैट बनता जा रहा है, ग्लूकोज जमा होता जा रहा है। तो जमा होना क्या होता है, संश्लेषण, और उसके दौरान हम सांस ले रहे हैं और इस खाने को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो खाने के समय, डाइजेशन के समय दोनों ही चीजें यूज होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक साथ चलती रहती है। ये इस समय नहीं, ईच एंड एवरी टाइम जब हम सो रहे हैं रात को, तब भी हमारे पास कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों काम कर रही है एक ही टाइम में। कैसे, हम सांस तो पूरी रात ले रहे हैं तो कैटाबॉलिक चल रही है, एनाबॉलिक थोड़ा बहुत खाना खाया है, पच रहा है, वो क्या है, कहीं ना कहीं स्टोर होता जा रहा है धीरे धीरे प्रोसेस में। तो ये कैसी है हमारे पास, एनाबॉलिक रिएक्शन। दोनों एक साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ह्यूमन बॉडी में कौन सी रिएक्शन चलती रहती है, जो टोटल हमारे ह्यूमन बॉडी है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। तो कितनी भी जगह आपने पढ़ा होगा तो बोला होगा कि ह्यूमन सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है, तो वो ये वाली चीजें हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो मेटाबॉलिक को नोट कर लें फटाफट। चलो आगे हम बात करते हैं कितनी प्रकार से क्या रेस्पिरेशन करते हैं जीव। तो क्या भिन्न भिन्न प्रकार के जीव अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कुछ जीव जो ऐसे हैं वो क्या करते हैं, फेफड़ों से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है। यानी कहने का मतलब कुछ फेफड़ों से रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऐसे जीव जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी त्वचा से क्या श्वसन करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी क्या है, जो हमारे पास क्लोम जिसे बोला था, क्लोम से, ठीक है, उनसे, जैसे मछली वगैरह करती है, गिल्स से क्या है, इससे रेस्पिरेशन करता है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ट्यूब यानी क्या नलिका से क्या है, रेस्पिरेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स या उनसे रिलेटेड चीज़ों से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तरह तरह के जीव या अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से या कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की चीज़ों से क्या है, श्वसन करते हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, कौन सा रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी जो श्वसन, जो रेस्पिरेशन क्या है, जो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स हो, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, यानी फेफड़ों के द्वारा होने वाला जो श्वसन है वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। पल्मोनरी याद करो, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी हमने कहाँ पढ़ी थी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हार्ट और लंग्स के बीच में कनेक्शन के लिए। तो जो हमारे पास, इसलिए वहां से पल्मोनरी नाम निकल करके आया। यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, फेफड़ों के द्वारा होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन या पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। नंबर 1 बात समझ आई।
नंबर, अब हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल है मेमल्स। मेमल्स यानी स्तनपाई। स्तनपाई जो होते हैं ये, और क्या है हमारे पास? एविस यानी पक्षी वर्ग। और एग्जाम्पल देखे जाए इसके, रेप्टाइल यानी सरीसृप, और एम्फीबियन उभयचर। एम्फीबियन उभयचर। स्तनपाई वो होते हैं जो क्या है, स्तनों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, बफेलो, काऊ वगैरह, ये एनिमल वगैरह देखते हैं हम लोग, ये किस में आते हैं? स्तनपाई में आते हैं। तो ब्लू व्हेल जो है ये भी स्तनपाई के अंदर आती है। तो ये होते हैं मैमल्स। मैमल यानी स्तनपाई, इनके अंदर जो सांस लेने का जो क्रिया है वो कौन से अंग से होती है? वो होती है लंग्स, फेफड़ों के द्वारा। हम फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, गाय भैंस फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है, ब्लू व्हेल फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ये स्तनपाई में आते हैं। इसके बाद आते हैं पक्षी। जो पक्षी वर्ग जो होता है वो भी किसके द्वारा सांस लेता है? वो भी फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेता है। इसके बाद आते हैं रेप्टाइल, सरीसृप, जो रेंगने वाले, जो रेंग रेंग करके चलते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ, ये जो चीजें हैं ये हमारे पास रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं, यानी सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये भी कैसे सांस लेते हैं? ये भी सांस लेते हैं फेफड़ों से। उभयचर, एम्फीबियन, इसके ऊपर स्टार लगा देना। एम्फीबियन उभयचर के ऊपर स्टार लगा देना। यानी उभयचर का, एम्फीबियन का मतलब है ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। एम्फीबियन ऐसे जीव जो जल के अंदर भी और जल से बाहर भी रह सकते हैं, यानी स्थल पर भी रह सकते हैं। वो कैसे होते हैं? एम्फीबियन। तो ये भी किससे है? सांस लेते हैं। ये भी सांस लेते हैं किससे? ये सांस लेते हैं लंग्स से। परंतु इसके साथ ध्यान रखिए, लंग्स के साथ साथ ये स्किन से भी लेते हैं। परंतु एग्जाम्पल में तो हम लंग्स में भी तो लिखेंगे, फेफड़ों में भी तो लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है? फेफड़ों से सांस लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियन का मेंढक, फ्रॉग यानी मेंढक। तो मेंढक हमने देखा होगा पानी के अंदर भी रहता है तब भी सांस लेता है, और पानी से बाहर जब धरती पे रहता है तब भी सांस लेता है। तो ये हमारे पास था पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जिसमें फेफड़ों के द्वारा जिससे संपूर्ण किया जाए या कंप्लीट किया जाए, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? मैमल्स, स्तनपाई, एविस, पक्षी वर्ग, रेप्टाइल, सरीसृप, एम्फीबियन यानी हमारे पास उभयचर। इस पे स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन में भी आते हैं और स्किन के द्वारा लेने वाला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर भी आते हैं, जैसे मेंढक है एम्फीबियन के अंदर। तो यहां तक बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो किसके थ्रू किया जाता है? स्किन के थ्रू। कंप्लीट किसके थ्रू किया जाता है? स्किन के थ्रू। यानी रेस्पिरेशन थ्रू, यानी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, यानी स्किन के द्वारा किया जाने वाला, यानी चमड़ी या हमारे पास ऊपर वाली जो चमड़ी है इसके द्वारा किए जाने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? इस प्रकार से किए जाने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस प्रकार से किया जाने वाला क्या, कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। कई बार यह आता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके द्वारा संपूर्ण किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है? तो जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या जो जीव क्या करते हैं, जो त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाएगा, यानी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। तो यानी स्किन से रेस्पिरेशन। इसके अंदर अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल देने के लिए होता है। वैसे तो हमारे पास क्या, फ्रॉग भी इसी के अंदर ही आ रहा है क्योंकि वो ये भी करता है। अर्थवॉर्म यानी कैंचुआ, जो कैंचुआ होता है, कैंचुए के अंदर अगर पूछा जाए कि वो सांस किससे लेता है, तो कैंचुआ सांस लेता है अपनी स्किन से। कैंचुआ सांस लेता है अपनी स्किन से, सांस लेता है वो, ठीक है। उसके लिए लंग्स या फेफड़े नहीं है, वो किसके द्वारा सांस लेगा? वो स्किन से सांस लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो अर्थवॉर्म यानी कैंचुआ और फ्रॉग यानी मेंढक है, ये किसके द्वारा श्वसन कर रहे हैं? स्किन के द्वारा। तो अब इसको हल्का सा क्यूटेनियस को बता देता हूं कि ये स्किन के द्वारा कैसे करते हैं भाई, स्किन के द्वारा कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। तो देखो हमने ये क्या है, इस प्रकार से अर्थवॉर्म कैंचुआ बना लिया।
अब ये इसका नीचे वाला भाग है ना, तो यहाँ पर इसकी क्या है, कैपिलरीज पढ़ा है हमने। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको 2 या 3 बार देखना चाहिए, परंतु इतना मुश्किल तो है नहीं कि समझ ना आए। कैपिलरीज केशिका पढ़ा था। क्या होता है केशिका? धमनियों और सिराओं को जोड़ने का काम करती है। जहां पे धमनियां और सिरा यानी आर्टरी एंड वेन्स को कनेक्ट या जॉइंट करने का काम करता है, वो एक जॉइंट के रूप में काम करता है, जॉइंटर के रूप में, जोड़ के रूप में काम करता है। वो क्या है? कैपिलरीज है। और वो किस प्रकार के होते हैं? वो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल और यानी कुछ गैसेस और कुछ क्या है, पदार्थ क्या है, अंदर बाहर आ जा सकते हैं। कुछ गैसेस और कुछ और मटेरियल क्या है, अंदर बाहर आ जा सकता है। तो अब देखो क्या है, ये है अपने पास अर्थवोम यानी केंचुआ। इसके एक पूरे शरीर के अंदर क्या आर्टरीज और वेन्स हैं, वो पूरी की पूरी आकर के जो ये केंचुआ है इसके नीचे वाले हिस्से में आकर के क्या कैपिलरीज से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? कैपिलरीज, केशिका से। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगी? केशिका करेगी। अब देखो क्या है, अब व्यक्ति के अंदर क्या है, अब यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, यानी हमारे पास गैसों का या आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? वो होगा प्रासरण दाब पर। क्या? डिफरेंस इन बिटवीन ऑस्मैटिक प्रेशर, यानी प्रासरण दाब की वजह से। कैसे? अब ये बात समझ नहीं आई कुछ लोगों को। अब देखो क्या करते हैं कि बाहर है ऑक्सीजन ज्यादा, हमें ही पता है कि बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या है, बाहर कम है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो ये इसके अंदर चली गई। अब बड़ा स्टेप में समझना, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, लगभग 21% है, तो ये इसके अंदर चली गई। कहां से, किससे गई? कैपिलरीज से गई जी। किससे? केशिकाओं से एंटर मार गई। जो स्किन इसकी धरती से चिपक के चल रही थी, तो वहां से इसके अंदर क्या, केशिकाओं के द्वारा वहां इसके अंदर एंट्री मार चुकी है। यस या नो? है ना। अब ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाकर के अंदर इसने क्या कर दिया, ग्लूकोज वगैरह इन सब से फंक्शन किया, तो ऑक्सीजन तो टूट करके किस में कन्वर्ट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में होगी। किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अंदर ऑक्सीजन तो हो गई कम, और क्या बढ़ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बढ़ चुकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर हो चुकी है ज्यादा, किससे? बाहर के कंपैरिजन में। तो कोई भी गैसेज है वो फ्लो कहां करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करती है, यानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर फ्लो करती है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई ज्यादा, तो इसका प्रेशर हो गया ज्यादा। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड तो जितनी है उतनी रहती है, 0.03% ऑलमोस्ट, या 0.04 हो गई अब, ठीक है। परंतु अंदर होगी ज्यादा, इसकी बॉडी में ज्यादा। तो होगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से क्या है, कम की तरफ फ्लो कर जाएगी, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। यानी दोनों के अंदर अंतर हो चुका है, दाबांतर हो चुका है दोनों के अंदर। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी तो यहां देखो अंदर किसकी कमी है? ऑक्सीजन की, और बाहर क्या, ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन फिर क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर एंटर कर जाएगी, वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, अंदर से क्या, बाहर की तरफ आ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड सेम रहेगी, परंतु अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या है, बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू, यानी इनकी यहां पर जो स्किन होती है ना, पास की जो स्किन होती है, स्किन के जस्ट पास में जो स्किन जो होती है ना, ऊपर की चारों तरफ की स्किन जो होती है, उसके जस्ट पास में क्या होती है, नीचे ही नहीं हर जगह जस्ट पास में क्या होती है, कैपिलरीज लगी होती है। और कैपिलरीज किससे जुड़ी होती है? ये हमारे पास आर्टरी और वेन से जुड़ी होती है। तब इनमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, उसे बोलते हैं ड्यू टू ऑस्मैटिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या है, गैसेज के प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या है, ये अंदर बाहर आ चुकी है, गैसेज, गैस एक्सचेंज हो चुकी है। अब जो इस प्रकार के जो जीव होते हैं ना, ज्यादातर इनकी स्किन पे आपको कुछ पानी पानी से टाइप का ऑयल नजर आएगा हमेशा ही, ठीक है। उससे क्या होता है, इजीली ऑक्सीजन कैरी की जा सकती है, ठीक है, वातावरण से इजीली ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप चाहे केंचुए के देखिए, आपको गीला गीला सा नजर आएगा, चिपचिपा सा, ठीक है, थोड़ा सा वेटी वेटी सा नजर आएगा कि इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से मॉइस्चर सा नजर आएगा आपको उसके ऊपर। इसी प्रकार से आप मेंढक को देख लेना पकड़ करके, आप उसकी स्किन पे लगाएंगे तो उस पर पानी सा नजर आएगा स्किन पे आपको। तो ये क्या होती है, ये इजिली क्या करती है, कैच करने के लिए, ऑक्सीजन को आसानी से कैच करने में ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, इनकी जो ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां हैं, ये ऑयल रिलीज करती है, ये इस प्रकार का ऑयल रिलीज करती है, जिससे क्या है, ऑक्सीजन को इजीली क्या अटैच किया जा सके बॉडी से, और अटैच करने के बाद में क्या एक्सचेंज हो जाएगी गैसेज। यस या नो? है ना।
तो ये है अपना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को, मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है, एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे ले जा करके फिर से देखें इसको, ठीक है। चाहने के लिए तो मैं इस वीडियो को 1 या 1.5 घंटे की बना दी जा सकती है। कुछ लोगों के मन में आएगा कि वीडियो 40 या 50 मिनट की क्यों है। 40 या 50 मिनट की वीडियो लगभग आपका 1 GB तक का नेट खा जाएगी। और आपके पास हर रोज होता है कितना नेट? 1.5 GB मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई अंबानी बन के वाईफाई लगा के बैठा है। 1.5 GB नेट होता है, उसमें कुछ और भी काम करने हैं, एग्रीकल्चर या कोई और भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट का क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वीडियोस वगैरह देखनी पड़ती है, तो वहाँ भी कंज्यूम होता है। इसलिए 30 से 40 मिनट की वीडियो बनती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट इसलिए नहीं करता हूँ, जैसे क्लास में करता हूँ। ऑफलाइन क्लास में इस बात को मैं 6 या 7 बार रिपीट कर देता हूँ। क्यों? वो तो मेरे सामने 1.5-2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो यहाँ क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आता तो मेरी दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, आप उतने पीछे चले जाइए, वीडियो तो बैक जा सकती है, ठीक है। देखिए इसको, ये अपने पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। आगे हमारे पास ब्रोंकियल रेस्पिरेशन आता है। तो जो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स यानी क्लोम, जो क्या होते हैं, गिल्स लगे होते हैं ना जो मछलियों के, उससे जो रेस्पिरेशन किया जाता है, यानी उससे जो रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है अपने पास। अब देखो क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास? फिश। इसका एग्जाम्पल क्या है? फिश। एग्जाम्पल इसका है फिश। अब देखो ये है मछली, ये यहाँ पे क्या है? मछली है। आंख तो ना ही बनाऊं, चलो बना ही देता हूँ छोटी सी। अब क्या, इसके अंदर इस प्रकार से गिल्स लगे होते हैं, 4 या 5 की संख्या में एक तरफ और 4 या 5 की संख्या में एक तरफ, दोनों तरफ। एक तरफ 4 या 5 यहाँ इस प्रकार से, और एक तरफ इधर 4 या 5 लगे होते हैं। सेम प्रोसेस इसमें होता है। जो गिल्स होते हैं ना, गिल्स, इनके अंदर भी क्या आर्टरीज और वेन्स क्या है आकर के मिलती है, यानी धमनियां और सिराएं आकर के क्या जुड़ती है। और जहां ये जुड़ती है, किसके द्वारा जुड़ेगी? कैपिलरीज के द्वारा। और कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? कैपिलरीज स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर जैसी चीजों को, क्या है, गैसेस जैसी चीजों को अंदर बाहर ला सकता है, ले जा सकता है। लिम्फोसाइड को अंदर बाहर ला सकता है और ले जा सकता है। छोटे मॉलिक्यूल, जो छोटे कणों वाले जो होते हैं, इनको अंदर बाहर कैपिलरीज यानी केशिकाओं से अंदर बाहर हो सकती है। तो इनके गिल्स के अंदर भी क्या होता है? आर्टरी और वेन आकर के मिली होती है और यहां कैपिलरी जुड़ी होती है। अब ये क्या करती है? ऑक्सीजन गेन करती है पानी से। ये पानी पीती है। ये क्या करती है? पानी पीती है। अब पानी में जो घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको ये क्या करती है? पानी पीती है। फिर क्या करती है? अपने पास ये क्या करती है? उन चीजों को लंग्स वगैरह से लेकर के ले जाते हुए क्या है? गिल्स में ले आती है। किस में ले आती है? फेफड़ों से ले जाकर पहले क्या करती है? पानी पीती है, फेफड़ों में ले जाती है, फेफड़े वहां से पंप करते हैं, गिल्स में आते हैं। ध्यान रखिए, इनका अशुद्ध होता है, इनके अंदर क्या है? फेफड़ों, सॉरी गिल्स, जो फेफड़े नहीं, हार्ट, इट्स माय मिस्टेक, अगेन मैं आपसे सॉरी बोलता हूं कि इसका मतलब है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन का मतलब गिल्स के द्वारा। सबसे पहले ये पानी पीती है, वो हार्ट के वाले पोर्शन में जाता है, और वहां से ये क्या होता है? वो ऑक्सीजन जो होती है, अब उसको अलग कैसे करेंगे? एक्सचेंज कैसे करेगी ये? अब ये गिल्स में आती है। गिल्स में आने के बाद में अब देखो उसके क्या है, जो उसने ऑक्सीजन का यूज किया था तो वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब गिल्स के पास में ब्लड आएगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, बाहर कम है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर रिलीज कर देगी गिल्स के थ्रू। परंतु गेन कहां से करेगी? कहां से प्राप्त करेगी? प्राप्त करती है जल से, पानी से, पानी पी करके। फिर वो पानी क्या है? रिलीज भी करती रहती है। यहीं से क्या है? पानी में मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती रहती है। मछली हमेशा पानी की प्रोसेस में चलता रहता है उसका पानी, इस प्रकार से उसे ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए जल से बाहर निकालने के बाद मछली क्यों मर जाती है? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन तो है पर इस ऑक्सीजन को वो नहीं ले पाती, उसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए मछली को जल में रखा जाता है। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स जो क्या फेफड़ों के द्वारा किया जाए। एग्जाम्पल है फिश। एक ही है, गिल्स जो होते हैं एक तरफ में 4 से 5 के स्लॉट में लगे होते हैं, और इनके अंदर होता क्या है? वही आर्टरीज और वेन्स आकर के मिली होती है, और यहाँ पे कैपिलरीज होती है। ब्लड यहाँ से फ्लो करता है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर चली जाती है, और पानी भी की मात्रा भी बाहर हो जाती है। अब होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन थ्रू ट्यूब, यानी नलिका के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन, नलिकाओं से किया जाने वाला। तो इनमें ना तो गिल्स होते हैं, ना इनमें ये स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ना इनमें लंग्स जैसा कोई ऑर्गन होता है। इनके अंदर क्या ट्यूब बनी होती है, ट्यूब इस प्रकार से, जो ब्लड पाइप्स जो होती है उनके पास में क्या ट्यूब बनी होती है। अब इसमें से क्या, जब इस सांस लेते हैं तो यहां से गुजरती है स्पीड से, तो क्या होता है? वही हमारे पास है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ में
ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर आ जाएगी। उसे बोलते हैं हमारे पास क्या, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स यानी कीट। जो भी कीट हैं वो किसका एग्जाम्पल है, कीट ट्रैकियल रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? पूरे को नोट कर लें, मैं साइड में हट रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे हम।